हे गाइस, मैं रोहित मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री में हमने लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया और मैंने कहा था कि जब भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके जो है प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आएंगे। कुछ प्रैक्टिकल हैं जो बेसिकली कॉलेजों में, स्कूलों में नहीं बताए जाते हैं, तो जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि इस समय सारी दुकानें बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद हैं, तो जितने भी मटेरियल मुझे मिल पाया, जो मेरे पास था, तो उनकी हेल्प से मैं जो आपके सिलेबस में आने वाले प्रैक्टिकल हैं कुछ उनको कवर करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। और सबसे ज़्यादा ध्यान वाली बात यह है कि आप लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। जो भी मैं कराऊँ उसको आप घर पे ना दोहराएं, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी घर पे ये वाले प्रैक्टिकल ना दोहराएं। यदि आपको अच्छे लगें, कोई भी चीज़ समझ में आए, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है लेसन 1 से हम लेंगे। तो लेसन 1 में हमने क्या किया है, लेसन 1 में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं हमने थ्योरी में पढ़ लिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, यदि आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है, थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर के देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अभी तक मैंने लेसन 2 कंप्लीट करा चुका हूँ। एक वीडियो आने को रह गई है लेसन 2 की, बाकी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो उसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। तो लेसन 1 की हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन होती क्या है वो बेसिकली थ्योरेटिकल मैंने बता दिया है, अब प्रैक्टिकल हम समझेंगे। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक आया था कि एक मैग्नीशियम हमारी मेटल होती है, धातु होती है, जिसे हम जलाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो फिर हमने पढ़ा था, तो मेरे पास ये कुछ मैग्नीशियम धातु हमारे पास है, ये कुछ इस फॉर्म में मैग्नीशियम धातु है। तो हम इसको जलाएंगे। क्या होता है, जब भी हम इस मैग्नीशियम धातु को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा तीव्र प्रकाश के साथ जलती है, और ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद, दहन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे। यदि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने बताया था कि मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले क्या करते हैं, हम पहले इसे साफ कर लेते हैं कपड़े से या किसी सैंड पेपर से। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली वायु में रखे रखे इस पर परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है और जलने में दिक्कत होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे, इस धातु को थोड़ा सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसे साफ कर लेंगे। देखिए, जो हमारी धातु है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी साफ़ हो गई है। अब इसका बर्निंग टेस्ट करते हैं। तो हमने इस मैग्नीशियम धातु के टुकड़े को रफ कर लिया है, इसमें से जो ऑक्साइड की परत थी उसे हटा दिया है। अब हम इसके लिए जला करके देखते हैं, दहन प्रक्रिया करके देखते हैं क्या होता है। ये जो धातु है बहुत ही तीव्र प्रकाश के साथ जलती है। तो इसको जलाने के लिए हमने एक कैंडल ले ली है। तो इसका बर्न करके देखते हैं, देखिए किस तरीके की रिएक्ट करती है। ये जो धातु है बहुत ही अधिक तीव्र ताप पर जलती है। तो किसी जलाने के लिए हमारे लिए काफ़ी अधिक तीव्र ताप की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा देर लगेगी जलने के लिए इसमें। काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है इसे जलने में।
देखो ये जलने लगी सोडियम धातु जो हमारे मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने लगी। काफ़ी देखो तो काफ़ी तेज फ्लेम के साथ जल रही है। तो अभी आपने देखा, अभी जो हमने मैग्नीशियम धातु को बर्न किया था तो धातु के जलने के बाद हमारे लिए एस प्राप्त हुई। ये एस हमारी धातु ऑक्साइड कहलाती है। मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम की जैसे ही हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, मतलब दहन क्रिया कराई, तो हमारे लिए प्राप्त हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में है, सफ़ेद कलर की राख है। ये धातु को जलाने पर, मैग्नीशियम धातु को जलाने पर हमारे लिए प्राप्त होती है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है आपकी बुक में यही दे रखा है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आइए हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, जिसको समझने के लिए हमारे लिए कैल्शियम ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब बिना बुझे चूने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी क्रिया हम वाटर के साथ कराएंगे, पानी के साथ कराएंगे। तो हमारे लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और साथ ही साथ ऊष्मा प्राप्त होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, परखनली ले ली है, और बीकर में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो अब इस जल के लिए हम परखनली में थोड़ा सा डाल लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा जल ले लिया है। अब जो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े हैं, मतलब जो बिना बुझा हुआ चूना है हमारा, उसके कुछ हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद देखिए इसमें क्रिया होना शुरू हो गई है। इसका जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ने लगा है, कुछ बबल इसमें आने लगे हैं ऊपर की ओर के, और जो हमारा ताप है इस पानी का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि यही हमारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है कि बेहद सारी अभिक्रियाएँ जिनमें क्रिया के दौरान ताप बढ़ने लगता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो जो पहले से इसका ताप बढ़ने लगा है, गर्म होना शुरू हो गई है। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को पता है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, जो भी अधिक सक्रिय धातु होती हैं, क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं, उनका स्थान ले लेती हैं और स्वयं उनसे जुड़ जाती हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करेंगे। एक्चुअली हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब किसी धातु से कराई जाती है, किसी भी अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराई जाती है, तो जो धातु होती है कम रिएक्टिव धातु को विस्थापित कर देती है, उसकी जगह खुद जुड़ जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम, इसमें मैंने पहले से सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गंधक अम्ल भी बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसमें हमने ले लिया है। तो छोटी वाली परखनली में हम इस तरीके से डाल लेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान ये दिया जाता है कि जब भी हम किसी एसिड को डालते हैं तो परखनली को इस तरीके से तिरछा करके डालते हैं, जिससे कि जो एसिड है वो हमारे हाथ पे ना गिरे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा कुछ एसिड इसमें ले लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है, इसमें बचे हुए हम इनको इधर रख दे रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी धातु की क्रिया करा देंगे। तो हमारे पास मैग्नीशियम धातु भी है, जिंक धातु भी है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया करा करके देखते हैं, क्योंकि जो सक्रिय श्रेणी है धातु की क्रिया करने की जो श्रेणी है, उसमें मैग्नीशियम धातु काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है। उसी के साथ साथ जो जिंक है वो थोड़ी कम रिएक्टिव है। तो सबसे पहले हम इस मैग्नीशियम धातु में से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये जो हमारा मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा है, अब इसको हम इस सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते ही देखिए कितनी तेज़ी से एकदम इन्हें हाईली रिएक्ट करना शुरू कर दिया, बहुत ही तेज़ी से क्रिया होने लगी। इसमें क्या हो रहा है, इस समय जो क्रिया हो रही है, जब भी हम मैग्नीशियम धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब भी हम मैग्नीशियम धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। जो गैस निकल रही है बुदबुदाहट के साथ वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रिएक्टिव गैस होती है। और जो बचा हुआ जो हमारे लिए प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए मैग्नीशियम सल्फेट का विलयन प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेटल बहुत तेज़ी से धातुओं से रिएक्ट करती हैं। प्रायः 1 नंबर में हमसे पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब कोई भी अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल गया क्या होता है कि धातु जो होती है वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। जैसे ही हमने यहाँ पर
मैग्नीशियम धातु डाली, उसके साथ साथ क्या हुआ, बुदबुदाहट के साथ एकदम से हमारे लिए हाइड्रोजन गैस निकलने लगी जो कि ऊपर की ओर उड़ने लगी और हमारे पास ये मैग्नीशियम सल्फेट का विलेन हमारे लिए प्राप्त हो गया। तो इसके लिए रख देते हैं। अब हम कुछ अन्य धातुओं के साथ क्रिया करा करके देखते हैं। तो इसी श्रेणी में हमारे पास अगली जो धातु आती है वो जिंक धातु है। जिंक धातु हमारे लिए प्रायः मेरे पास पहले से मौजूद है। यदि आपके पास नहीं है तो जो भी हमारे शुष्क सेल होते हैं, ये सेल का जो ऊपर का कवर जो होता है, इसे जब हम हटा देते हैं तो इसके ऊपर का जो कवर जो होता है वो जिंक धातु का होता है, जस्ते का बना होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसका प्रयोग करके रिएक्शन को करूँगा। तो इस क्रिया को हम दोबारा दोहराते हैं। फिर से हम एक नई टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक ले लेंगे, कुछ इस तरह से। अभी ज़्यादा मात्रा हो गई है। अब इसमें हम यहाँ से मैंने थोड़ी जिंक धातु ले ली है। अब इस जिंक धातु को मैं डाल दूंगा इसमें। देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा एसिड है। अब इसमें हम थोड़ी सी जिंक धातु डाल देंगे। देखिए जिंक धातु डालने के बाद तुरंत बुलबुले निकलने लगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव धातु है। इसमें देखिए बुलबुले निकल रहे हैं। इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो गई है। तो हमसे पूछ लिया जाता है क्या होता है जब किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं। तो यहाँ से आपके लिए पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से बबल निकल रहे हैं, काफ़ी तेज़ तरीके से क्रिया हो रही है। यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आपको पता चल गया होगा जब भी हम किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये काफ़ी तेज़ रिएक्शन हो रही है अभी तक, काफ़ी तेज़ तरीके से यहाँ से जो हमारी हाइड्रोजन गैस है सल्फ्यूरिक अम्ल से विस्थापित हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकलती जा रही है। और उसके बाद जो हमारा बनेगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रह जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन अभी हो रही है, तो इसे हम रख देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। इसमें हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी एक अभिकारक होता है वो टूट करके कई जो उत्पाद होते हैं उनमें बदल जाता है। तो वियोजन हमने कई प्रकार से पढ़ी थी। वियोजन बेसिकली हमने 3 प्रकार से पढ़ी थी, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो यहाँ पे हम वैद्युत वियोजन के बारे में समझेंगे क्योंकि प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन तो नॉर्मली मिल जाता है। तो हम यहाँ पे वैद्युत वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत वियोजन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट टाइप की हम धातु की छड़ें ले लेते हैं जिन पर हम बैटरी के द्वारा वैद्युत करंट दे देते हैं। और जो हमारा बीकर है इसमें हम कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल करके सॉल्यूशन ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 धातु की छड़ ले रखी है, एक कॉपर की छड़ है, एक लोहे की छड़ है हमारी। इन दोनों छड़ों के लिए वो कुछ इस तरीके से ये हमने एक आइसक्रीम स्टिक ले ली है जिससे कि इसमें सेपरेट अलग अलग धातु की छड़ें लगाई जा सकें, आपस में टकराए ना। इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे अरेंज कर लिया है। ये हमारी 2 छड़ें हमारे लिए हो गई। एक को हम एनोड बना देंगे, एक को हम कैथोड के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीकर में थोड़ा सा वाटर ले लिया है। अब इसे रिएक्टिव करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल देंगे जो खाने का हमारा नमक होता है। क्योंकि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे ही हम पानी में डालते हैं ये अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, Na+ और Cl- आयनों के रूप में टूट जाता है। तो हम थोड़ा सा इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर देंगे। अब ये हमारा जो है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। क्योंकि इसमें जैसे ही हमने NaCl डाला तो इसमें Na अलग पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पे आयनों के रूप में टूट गया और Cl पे माइनस का चार्ज आ गया। अब हमारे पास जो छड़ें हैं उनको हम इस तरीके से इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। हमने डाल दिया है। अब हमारे पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसको हम इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर देंगे।
देखिए क्या होना शुरू हुआ। यहाँ पर हमारी रिएक्शन शुरू हो गई है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। जो हमारी आयरन वाली रॉड है, यहाँ पर हमारा देखिए बबल निकलने लगे हैं। यहाँ पर जो भी है हमारा, जो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल थे उससे H2 और O अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पर इस वाली क्षण पे हमारा सोडियम इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि ये रॉड पे हमारा माइनस चार्ज दिया हुआ है, आयरन रॉड पे माइनस चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि सोडियम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाली रॉड है, ये वाली जो आयरन की हमारी रॉड नेगेटिव चार्ज वाली है, तो इस पानी में उपस्थित जितना भी हमारा सोडियम धातु है, उस सोडियम धातु को अपनी तरफ बुला ले रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर ले रहा है, क्योंकि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाली रॉड है हमारी, कैथोड के रूप में यूज हो रही है। तो इस कैथोड के पास जितना भी सोडियम धातु है वो आने लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बबल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी प्रकार अगर हम इस तरफ की बात करें, अगर हम कॉपर रॉड की बात करें, तो कॉपर रॉड की तरफ क्लोरीन गैस आगे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, NaCl पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाली जो भी चीज़ें हैं वो इस कॉपर रॉड के पास में आना इकट्ठी शुरू हो जा रही हैं, आकर के यहाँ पे क्लोरीन गैस आना शुरू हो जा रही है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा वैद्युतयोजन। यदि आप देख पा रहे हैं तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से चल रही है। देखिए ये सोडियम वाली धातु यहाँ पे इकट्ठी होने लगी नीले नीले, और ये जो वाली आयरन वाली रॉड है, यहाँ से लगातार बबल निकल रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, और उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान दें कि बिना सावधानी के ये जो मैंने प्रैक्टिकल आज कराए हैं, इनको घर पर ट्राई ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। इसमें मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करा है। मैंने खुद सल्फ्यूरिक अम्ल में N/10 की नॉर्मलता ली है, मतलब मैंने 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल का लिया है तो 10 भाग मैंने पानी का लिया है। बहुत ही नॉर्मल मात्रा में मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए, क्योंकि जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ करी जाती है। तो आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपके लिए ये सारे के सारे प्रैक्टिकल समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, नॉलेज आपको गेन हुई है, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और अभी तक जिस भी ने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और अपनी जो भी रिएक्शन है, यदि आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी और प्रैक्टिकल ऐड कराना चाहते हैं कि ये वाला प्रैक्टिकल भी कराया जाए, तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखें और हमारा सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करते रहें, ताकि जो बच्चे और भी हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी वीडियो को देख सकें और कुछ ना कुछ सीख सकें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो मैंने प्रैक्टिकल कराए हैं वो 10th स्टैंडर्ड में कॉलेजों में अक्सर नहीं कराए जाते हैं। मुझे थोड़ा सा साइंस से ज़्यादा लगाव है, तो मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ, जो भी चीज़ मैं सिखाऊँ, वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे बड़े क्लासों में पहुँचने के बाद में कोई दिक्कत ना रहे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।